नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में। आज हम कवर करेंगे कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बीच में क्या फ़र्क होता है। पुलिस कस्टडी में इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन होगी, जुडिशियल कस्टडी में जेल और कोर्ट की रिमांड्स होती हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कब किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में और कब किसी को जुडिशियल कस्टडी में डाला जाता है, सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, नॉर्मल, जियोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंसेप्चुअल फाउंडेशन की बात करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, तब वो व्यक्ति अपने लिबर्टी को लूज कर देता है। सीआरपीसी 1973 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसको अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS कहा जाता है 2023, तो इसके मुताबिक जो लॉ है वो दो प्रकार के डिटेंशन को प्रोवाइड करता है। यानी डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि पकड़ना, पूछताछ वगैरह। तो दो प्रकार से डिटेंशन हो सकती है इन्वेस्टिगेशन फेज के समय, ट्रायल की शुरुआत से पहले। तो एक आती है पुलिस कस्टडी और एक आती है जुडिशियल कस्टडी। पहले बात करते हैं पुलिस कस्टडी के बारे में। तो यहाँ पे पुलिस कस्टडी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। एक्यूज जो है वो फिजिकली लॉक्ड अप कर दिया जाएगा, पुलिस स्टेशन में, जेल में डाल दिया जाएगा, अंडर डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा उसके डायरेक्ट सुपरविजन में और डायरेक्ट कंट्रोल में। इसको बोलेंगे पुलिस कस्टडी। जब एक व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, पर्पस क्या होता है कि जो भी एक्यूज्ड है उसको इंटेरोगेट करना और उससे एविडेंस को रिकवर करना, उस क्राइम के जो रिलेटेड एविडेंस हैं, वेपन्स को डिस्कवर करना, अगर कोई वेपन है उसके पास तो उसे डिस्कवर करना, अकम्प्लाइसेस को ट्रेस करना और जो क्राइम सीन है उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए कि कैसे कैसे आपने क्राइम किया। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब कोई क्राइम होता है तो उसके बाद पुलिस उस क्रिमिनल को, जिसने वो क्राइम किया है, उसको उस जगह पे लेके जाती है, फिर उससे पूछताछ होती है, भाई बताओ कैसे कैसे तुमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया, कैसे कैसे क्राइम किया। तो इस प्रकार से क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये इसका पर्पस होता है। लीगल प्रोविजंस की बात करें तो इसको प्राइमरी जो हमारी सीआरपीसी की सेक्शन 167 थी, आज के समय हमारी BNSS 2023 की सेक्शन 187, इसके तहत इसको प्राइमरीली गवर्न किया जाता है। ये है इसका लीगल प्रोविजन। तो ये होगी पुलिस कस्टडी। अब बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी की। तो यहाँ पर सीआरपीसी की जो सेक्शन 167 क्लोज 2 है वो ऑथराइज करती है जुडिशियल कस्टडी की। अब यहाँ पे सबसे पहले पुलिस कस्टडी में कोई क्रिमिनल गया, अब अगर ऐसा लगे कि पुलिस कस्टडी एक पॉइंट के बाद अननेसेसरी है, ज़रूरत नहीं है या फिर लीगली इम्परमिसिबल है, तो वहाँ पे आती है जुडिशियल कस्टडी। पहले पुलिस कस्टडी होगी, फिर जैसे लगता है कि अब ये अननेसेसरी है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है या फिर लीगली परमिसिबल नहीं है, तो वहाँ पे फिर जुडिशियल कस्टडी का रोल आता है। पर्पस की बात करें तो इसका एम ये होता है कि एक्यूज को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए कि वो किसी भी एविडेंस के साथ टैंपर ना कर सके, विटनेस को डरा धमका ना सके, इंटिमिडेट ना कर सके, जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उससे भाग ना सके या फिर फर्दर कोई क्राइम कमिट ना कर सके जब भी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल चल रहा है। डेफिनेशन की बात करें जुडिशियल कस्टडी की, तो यहाँ पे एक्यूज्ड को प्रिजन में या जेल में रखा जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे अथॉरिटी किसकी है? मैजिस्ट्रेट की है। और यहाँ सुपरवाइज कौन करेगा? प्रिजन अथॉरिटीज करेंगी। पुलिस के पास डायरेक्ट एक्सेस इस केस में नहीं होता है। पुलिस कस्टडी में पुलिस के पास डायरेक्ट एक्सेस है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में पुलिस के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है एक्यूज्ड के लिए, अगर वहाँ पे एक्सप्लिसिट कोर्ट की परमिशन ना हो तो। अगर पुलिस इंटेरोगेट करना चाहती है या एक्सेस करना चाहती है तो पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी जुडिशियल कस्टडी के समय। अब यहाँ पे पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, इन दोनों को हम जरा कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले कस्टडी की अथॉरिटी। पुलिस कस्टडी में ये पुलिस एजेंसी के पास, इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी होती है उसके पास अथॉरिटी होती है, लेकिन जुडिशियल के केस में कोर्ट या फिर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा या जो प्रिजन अथॉरिटीज़ होती हैं उसके पास इसकी अथॉरिटी होती है। लोकेशन, पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में लॉकअप होता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में डिस्ट्रिक्ट जेल या सेंट्रल जेल में क्रिमिनल को डाला जाता है। पुलिस कस्टडी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता
होता है इंटेरोगेट करना, पूछताछ करना और जो मटेरियल एविडेंस हैं जैसे वेपन वगैरह उसे डिस्कवर करना। जुडिशियल कस्टडी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रायल के इंटीग्रिटी इंश्योर करना और फ्लाइट रिस्क जैसे भाग भूग ना जाए या एविडेंस के साथ टेम्पर ना कर पाए, इसको इंश्योर करना, ये जुडिशियल कस्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है। ड्यूरेशन क्या होती है? देखिए, पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम 15 दिन रखा जा सकता है और पहले जो 15 दिन का अरेस्ट होता है उसमें ब्रोकन स्पेल्स में भी रखा जा सकता है, जैसे कभी 4 दिन रख लिया, फिर 7 दिन रख लिया, 3 दिन रख लिया, 2 दिन रख लिया, इस प्रकार से। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी है इसमें जनरल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें मैक्सिमम 60 डेज तक रखा जा सकता है और अगर कोई हीनस ऑफेंस है जैसे डेथ वगैरह तो वहाँ पे 90 डेज की जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। इंटेरोगेशन राइट्स की बात करें, पुलिस कस्टडी में पुलिस जो है वो फ्रीली किसी भी लीगल बाउंड के बिना इंटेरोगेट कर सकती है क्रिमिनल को, लेकिन जुडिशियल कस्टडी के केस में पुलिस इंटेरोगेट नहीं कर सकती है अनटिल और अनलेस मैजिस्ट्रेट ने फॉर्मल एप्लीकेशन के माध्यम से परमिशन पुलिस को ना दी हो। मैजिस्ट्रियल ओवरसाइट की बात करें तो यहाँ पे जब पुलिस कस्टडी में होता है तो पीरियोडिक मतलब कुछ समय के बाद मैजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर का रिस्क भी होता है। अब देखो, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है लेकिन उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं, उससे अच्छे तरीके से पूछताछ की जानी चाहिए, लेकिन वहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर उसका नहीं होना चाहिए। कस्टोडियल टॉर्चर मतलब जब वो पुलिस की कस्टडी में है तो मारकूट हो सकती है, उसके साथ उसको टॉर्चर किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेक रखे जाते हैं। और इसी रिस्क को, जो कस्टोडियल टॉर्चर का रिस्क है, इसको ख़त्म करने के लिए मैजिस्ट्रेट के आगे उसको बार बार पीरियोडिकली वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ता है। जुडिशियल कस्टडी के केस में अगर मैजिस्ट्रियल ओवरसाइट की बात करें तो यहाँ पे रेगुलर जुडिशियल रिव्यू होता है कि जो एक्यूज्ड है वो सेफ है कि नहीं है और यहाँ पे कोई कोर्सिव पुलिस इंटेरोगेशन तो नहीं हो रही है। लीगल रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो पुलिस कस्टडी के केस में जो क्रिमिनल है उसके पास अधिकार है कि वो लॉयर्स के साथ डायरेक्टली कंसल्ट कर सकता है, लेकिन जो एक्सेस होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है एक्टिव इंटेरोगेशन के समय। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी होती है उस केस में लॉयर्स के पास रेगुलर और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है लीगल कंसल्टेशन के लिए। अब कुछ एडवांस कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी नुआंसेस को देखें तो 15 डे रूल और इसकी इंटरप्रिटेशन सीबीआई वर्सेस अनुपम जातिया के केस में आई थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था कि एग्रीगेटेड पीरियड जो है पुलिस कस्टडी का वो 15 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है जब इनिशियल डेट ऑफ प्रोडक्शन होती है, और यहाँ पे 15 डेज के जो जुडिशियल कस्टडी का समय है उसको स्प्रेड आउट भी किया जा सकता है अक्रॉस इनिशियल 60 to 90 डेज की जो इन्वेस्टिगेशन विंडो होती है, लेकिन वो तभी जब अगर ये जस्टिफाई हो सके, पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा तभी जाके ये होगा। अब यहाँ एक क्रूशियल कैविएट है, क्या है कि 15 दिन का जो इनिशियल रिमांड है उसके बाद ऐसा नहीं होता कि पुलिस कस्टडी को ग्रांट मिलेगी नहीं, कई बार कोर्ट के माध्यम से भी ग्रांट मिल जाती है। तो जो जुडिशियल कस्टडी होती है भले ही 15 दिन के बाद का जो 60 to 90 डेज की जुडिशियल कस्टडी का पीरियड है उसके साथ भी कई बार पुलिस कस्टडी का पीरियड इलैप्स हो जाता है। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बीच में आ जाते हैं। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। तो कस्टोडियल वायलेंस अगर पुलिस की कस्टडी में है और वहाँ पे उसके साथ टॉर्चर होता है, बहुत ज़्यादा मारकूट होती है, तो ये उसके आर्टिकल 21 को वायलेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इस केस में कुछ स्ट्रिक्ट मैंडेटरी गाइडलाइंस को ले डाउन किया था, गाइडलाइंस बनाई थी कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा तो वहाँ पे पुलिस कस्टडी में जो एब्यूज़ है उसको किस प्रकार से रोकना है, प्रिवेंट करना है। इसके लिए कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस बनी है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल इस केस में। फिर आता है आर्टिकल 20 क्लोज 3 जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन। तो पुलिस कस्टडी में जो एक्यूज है उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने। ये बहुत बड़ी बात है। मान लो किसी एक्स व्यक्ति ने क्राइम कर दिया है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करें, उसके लिए पूछताछ हो सकती है, लेकिन इसको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि तुम मान कि तूने क्राइम किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये नहीं मानता है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इसके साथ ज़बरदस्ती या फिर इसको कंपेल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कन्फेशन और जो टॉर्चर है वो लीगली वॉइड माना जाता है और इनएडमिसिबल है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, जिसको आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है। अब यहाँ पे जो एक्यूज है, जिसको एक्यूज किया गया है कि भाई इसने ये क्राइम किया है, अभी प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक वो बोलते हैं ना, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी।
जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक कोई इनोसेंट है। तो यहाँ पे अभी तक ये एक्यूज है, यानी इसको बोला जा रहा है कि भाई इसने क्राइम किया है। तो अब जब कोई एक्यूज्ड है तो कस्टडी में उसके क्या क्या राइट्स, क्या क्या अधिकार होते हैं। तो राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, सीआरपीसी की 54 सेक्शन, आज के समय बीएनएसएस की सेक्शन 51 बात करती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन का उसको राइट है, अधिकार है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आर्टिकल 22 क्लोज 1 के तहत, देखो फंडामेंटल राइट्स को मैंने ऑलरेडी अच्छे से कवर किया है, तो उनको आप जाके देख सकते हो इंडियन पॉलिटी में, वहाँ पे मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया है। तो आर्टिकल 22 क्लोज 1 के तहत जो व्यक्ति एक्यूज्ड है, जिसको पकड़ा जा रहा है, उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि तेरे को क्यों पकड़ा जा रहा है, तूने क्या क्राइम किया है, कौन कौन से क्राइम किए हैं तूने जिसके ऊपर तुझे पकड़ा गया है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, तो यहाँ पे जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुँचना पड़ता है। इसे आर्टिकल 22 क्लोज 2 में बोला गया है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैवल टाइम है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि अब मान लो कि कोई ऐसी दूर दराज की जगह है जहाँ पे किसी एक्यूज को पकड़ा गया है और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैवल टाइम है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यह दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मैंने बाकी भी और बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपीज, सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बहुत चीज़ें हैं, जाके आप देख लीजिएगा। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपको लगे कि देखनी चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। और आने वाले समय में अब MCQs भी लेकर आ रहा हूँ पर हर टॉपिक के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इंडियन पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एकदम मेरी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को जरूर चेक करिएगा। और जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।